हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ई ट्यूशन प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और इसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार करते हैं। एक एनपीओ के लिए जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना या इसका कैलकुलेशन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट को और आपके जो एडजस्टमेंट है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है सारों को डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप एंड तक देखोगे और अपने जो भी कलीग्स हैं और जो फ्रेंड सर्कल में हैं उसको आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर करोगे। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। जिस प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करते हैं, तो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद जो है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं स्टूडेंट? ताकि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमको प्रॉफिट और लॉस किसी फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है ना, वो जानने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एनपीओ क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है उस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। और क्यों बनाती है? ताकि उस एनपीओ को कितनी इनकम हुई है और कितनी जो है एक्सपेंडिचर हुई है उनका कैलकुलेशन करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। क्लियर हो गया? अब एक जो है एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखती है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा एक्रूवल बेसिस पे ही बनता है। अब एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? हमें जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर कोई एनपीओ है वो क्या करती है, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ों को लेती है, यानी कि करंट ईयर के जो भी डेटा रहेंगे उसको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेती है। ना ही पास्ट ईयर के डेटा को लेती है और ना ही आपके जो है एडवांस ईयर के डेटा को लेती है। क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि जो भी डेटा है वो करंट ईयर से रिलेटेड डेटा हो। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम एनपीओ ये ध्यान रखती है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको हमेशा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर के इनकम्स को ही लेना है। मैंने आपको क्या बताया, सेकंड चीज क्या ध्यान रखती है एनपीओ, फाइनेंशियल ईयर के एंड में रेवेन्यू नेचर के इनकम्स और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेती है। इसका क्या मतलब है, कैपिटल नेचर के कैपिटल नेचर के जो इनकम्स है और कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर है उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है। तीसरा चीज क्या है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम आपके एक्सपेंडिचर वाला साइड ज्यादा है किससे, इनकम वाले साइड से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिसिट बोलेंगे। और इनकम वाला जो साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर वाला साइड कम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सरप्लस बोलेंगे। एक बार और समझते हैं तीसरा को, अगर डेबिट साइड वाला पक्ष ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड वाले पक्ष से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाय डेफिसिट करके शो करेंगे। और अगर आपका क्रेडिट साइड वाला पक्ष ज्यादा है और डेबिट साइड वाला पक्ष कम है तो उसको अपन क्या करेंगे, टू सरप्लस लिखेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक? अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही लेना है ना, रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस को लेना है और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। तो इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। एक्सपेंडिचर दो टाइप से होते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा टाइप है आपका, हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, है ना। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस से आप क्या समझते हैं, ऐसा एक्सपेंस जो कि किसी फाइनेंशियल ईयर में, है ना, किसी फाइनेंशियल ईयर में बार बार होता है। कोई भी एनपीओ है ना, उसके फाइनेंशियल ईयर के, यानी उसके फाइनेंशियल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो भी रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, और इसी को हमको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है लेना है। अब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका जो है सैलरी आ सकता है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, आपका रेंट आ सकता है। तो ये सब क्या है, आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। और क्या आ सकता है, टेलीफोन बिल, रेंट आ सकता है। ये हमारे क्या है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, यानी कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है। और क्या एक्सपेंडिचर मैंने आपको दो टाइप्स के बताए हैं। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का, है ना, कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंसेस में इसको बोल सकता हूँ। इसको भी अपन समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, अगर कोई एनपीओ है ना, वो कोई फिक्स एसेट परचेस करी है, सपोज कोई फर्नीचर परचेस करी है, तो वो क्या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तब तक वो फर्नीचर हमारे किसी काम के लायक नहीं रहेगा क्या, या फिर उस फाइनेंशियल के ईयर के एंड तक फर्नीचर जो है खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, सड़ जाएगा, है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीजें हैं। तो उससे क्या है, जो है कैपिटल जनरेट होती है, वो हमारे लिए एक फिक्स एसेट है। तो वो क्या है, हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद भी वो क्या है, चलते रहेगा। तो वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है ना। और इसको हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है। क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है, इसकी जगह कहीं और है। ये क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं फर्नीचर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही लेना है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। ये तो था एक्सपेंडिचर की बात। अब आ जाती है इनकम्स या फिर रिसिप्ट्स आप बोल सकते हो, है ना। इनकम्स की बात, इनकम भी दो तरह की होती है, एक आपका रेवेन्यू नेचर का इनकम होगा और दूसरा जो है कैपिटल नेचर का इनकम होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है समझते हैं कि रेवेन्यू नेचर के इनकम्स। ये सारी चीजें आप लोग 11th क्लास में ही जानते हो स्टूडेंट, 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हो आप लोग, आपको पता होनी चाहिए चीजें, है ना। रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू इनकम्स। किसी एनपीओ को फाइनेंशियल ईयर में, है ना, किसी फाइनेंशियल ईयर में, अब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, उसमें क्या है, जो भी इनकम्स जनरेट होती है, जो इनकम बार बार जनरेट होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, वो किस में आएगा, रेवेन्यू नेचर के इनकम में आएगा। सपोज आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का इनकम है। क्लियर है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर के इनकम में आपके क्या आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस एक्सेट्रा। ये आपको समझाने के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना। रेवेन्यू नेचर की इनकम को हमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। अब तो ये था रेवेन्यू नेचर की इनकम। अब कैपिटल नेचर की भी तो इनकम होंगी, है ना। तो कैपिटल नेचर की इनकम को भी समझ लेते हैं, कैपिटल इनकम। अब हमारा जो एनपीओ है वो बिजनेस तो कर नहीं रही है कि कोई प्रोडक्ट बेचेगी, कोई सामान बेचेगी। एनपीओ का काम क्या है, सोशल वेलफेयर का काम है। तो वो क्या कर सकती है, कोई भी फिक्स एसेट को बेच देती है ना, कोई भी फिक्स एसेट को क्या कर देती है, बेच देती है। तो उससे कुछ इनकम जनरेट हो गई, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, उसकी जगह कहीं और है। समझ में आया, कैपिटल नेचर के इनकम को हम लोग नहीं लेंगे, उसकी जगह कहीं और है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल ऑन फिक्स एसेट। समझ में आया यहाँ तक, हमको क्या क्या लेना है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर के इनकम को ही हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको देखिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा किस प्रकार रहेगा।
ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी एक्सेट्रा आपका जो दिया रहेगा, है ना, जो भी ईयर दिया रहेगा। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं परफॉर्मा जो है क्रिएट कर रहा हूँ। डेबिट साइड ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे आरएस या फिर आप अमाउंट लिख सकते हो, रुपीस लिख सकते हो। ये आपका हो गया इनकम साइड, ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। अब मैंने आपको बताया तो है कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को लिखना है, तो आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको अगर क्वेश्चन में बना के दिया है ना, जो कि देता ही है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके रिसिप्ट साइड वाले जो है ना, उनको आपको क्या करना है, वहां पे वो डेबिट साइड में होते हैं, यहाँ पे उसको उठा के आपको क्या कर देना है, क्रेडिट साइड में शो करना है। यानी कि बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एंट्रेंस फीस, क्लियर है। अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होगा तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड में जो भी आपके जो खर्चे दिख रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना है। सपोज क्या हो जाएगा, टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका टेलीफोन बिल। अगर कोई इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में शो कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट। और मैंने क्या बताया था कि सपोज मान लेते हैं अगर एक्सपेंडिचर साइड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर साइड क्या हो रहा है, किससे, इनकम वाले साइड से ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाय डेफिसिट। क्लियर है, बाय डेफिसिट कर देंगे। और अगर मान लेते हैं आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है ना, यानी कि इनकम साइड ज्यादा हो रहा है किससे, एक्सपेंडिचर साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, टू सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू सरप्लस हो जाएगा। क्लियर है, जहां तक आपको समझ में आया। क्लियर है स्टूडेंट। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं और उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बन पाता है, या जो भी टोटल अमाउंट होते हैं वो अच्छे सही तरीके से नहीं आते हैं, जिससे स्टूडेंट के नंबर कटने का बहुत डर रहता है। क्या होता है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसपे स्टूडेंट आके फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके इनकम्स है ना, रेवेन्यू नेचर के इनकम्स है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डोनेशन, है ना, डोनेशन को अपन समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। पहला क्या है, डोनेशन। स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको, डोनेशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका जर्नल डोनेशन। जर्नल क्या होता है, डोनेशन। जर्नल डोनेशन को समझ लेते हैं। सपोज कोई मंदिर है ना, एनपीओ कुछ भी हो सकती है, मंदिर हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, आपके कॉलेजेस हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे मान लेते हैं एनपीओ किसको, मंदिर को, एनपीओ मंदिर को, है ना। अब वहां पे कोई प्रिया नाम की लड़की जाती है और डोनेशन बॉक्स में क्या कर देती है, 100 रुपये जो है डोनेट कर देती है, यानी 100 रुपये उसमें डाल देती है। या आप भी जाते होगे मंदिर, तो एक आस्था के भाव से आप क्या कर देते हो, वहां की दान पेटी में क्या है, 100 रुपये डाल देते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, जो भी अमाउंट है ना, आप एक श्रद्धा के भाव से उसको क्या कर देते हो, डाल देते हो। यानी कि आपने उस पैसे को क्या कर दिया, जनरल पर्पस के लिए डोनेट कर दिया। जनरल पर्पस का मतलब क्या है, अगर वो एनपीओ यानी कि जो मंदिर है, वो उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती, किसी भी काम में खर्च कर सकती है। लेकिन मान के चलो आप मंदिर में गए
है ना, और आपने उस मंदिर परिसर में आसपास देखा कि यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने क्या किया, 10,000 रुपये लिया, कितना भी अमाउंट हो, है ना, उसको दान कर दिया। क्या कर दिया आपने, उस 10,000 रुपये को जो आपके पास थे उसको दान कर दिया, और वहां के संचालक, जो मंदिर के जो संचालक है ना, जो एनपीओ के संचालक है, उसको बोला कि मेरे ये जो 10,000 है ना, वो जो है उनके क्या बेंचेस आने चाहिए, ताकि कोई भी यात्री दूर से आए या कहीं से आए वो बैठ के वहां पे क्या कर सके, आराम कर सके। अब आपने जो जो डोनेशन दिया है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, बेंचेस आने चाहिए, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी मत हो, वहां पे बैठ के क्या कर सके, आराम कर सके। अब ये मंदिर का संचालक क्या करेगा, यानी कि वो एनपीओ का संचालक क्या करेगा, आपके दिए हुए उस 10,000 का क्या करेगा, वो बेंचेस लाएगा, कितने भी बेंचेस है वो लाएगा, वहां पे उसको इंस्टॉल करेगा, जिससे यात्री दूर से आए चाहे पास से आए, अगर जिनको रेस्ट करना है वो वहां पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। यानी आपके पैसे का, है ना, वो स्पेसिफिक पैसा हो गया, यानी उस पैसे का मंदिर परिसर क्या करेगा या उसका संचालक क्या करेगा, उसके सिर्फ बेंचेस ही ला सकते हैं, किसी जनरल पर्पस के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता, है ना। सेकंड क्या चीज होगी आपका, स्पेसिफिक डोनेशन। आपने दोनों डोनेशन को समझ लिया। अगर जनरल डोनेशन है तो उसको अपन क्या लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में लेंगे, क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड लेंगे स्टूडेंट, अपन उसको इनकम साइड लेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड लेंगे, है ना, इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, क्रेडिट साइड लेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट में लेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लेंगे, क्लियर है, समझ में आया डोनेशन, है ना। सेकेंड है लाइफ मेंबरशिप फीस, अब लाइफ मेंबरशिप फीस से आप लोग क्या समझते हो, कोई व्यक्ति है राहुल नाम का, वो क्या बोलता है कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दूंगा, एंट्रेंस फीस नहीं दूंगा, मैं आपको क्या करता हूँ, एक मुश्त जो है ना लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक बार एनपीओ को लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता हूँ, एक मुश्त, उसको बार बार कुछ देने की जरूरत नहीं है, नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं एंट्रेंस फीस, क्लियर है। तो ये क्या है स्टूडेंट, एक मुश्त पैसा आ गया एनपीओ के पास, वो क्या कर देगी, इसको जो है कैपिटल फंड में ऐड कर देगी, यानी कि बैलेंस शीट में इसको क्या कर देगी, ऐड कर देगी। इसको आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो है नहीं लेना है, ये कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर है। थर्ड क्या है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस एनपीओ क्या करती है, जब मेंबर्स बनाती है तो उससे एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क लेती है। अब अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे देता है ना, कंडीशन दे देता है क्वेश्चन में, बोल देता है कि अमाउंट का 25% आपको कैपिटलाइज करना है, तो वो क्या है, कंडीशन दे दिया, तो हमको क्या करना है, सपोज 10,000 रुपये एंट्रेंस फीस का, है ना, और क्वेश्चन में बोला गया कि 25% को आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कि 10,000 का 25% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2500, है ना, 2500 हो जाएगा। उस 2500 को हमको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है, बैलेंस शीट में उसको अपन लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच गए 7500 यानी 7,500 रुपये, उसको अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे स्टूडेंट, शो करेंगे, क्लियर है। और एक चीज है, क्या है आपका लेगेसी, लेगेसी को भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ। लेगेसी ना क्या होता है, एक विल होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो क्या बोलता है, मेरे मरने के दिन आने वाले हैं, मतलब मैं कुछ टाइम का ही मेहमान हूँ, और मरने के बाद ना मेरी जो वसीयत है वो किसी एनपीओ को दान में दे दिया जाए, किसी एनपीओ को दान में दे दिया जाए, सपोज मंदिर को दान में दे दिया जाए, है ना, मंदिर को दान में दे दिया जाए। राम नाम का व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे कुछ ही दिन बचे हैं, मेरे मरने के बाद जो मैं वसीयत बना के दूंगा, जिसमें मेरी सारी संपत्ति का ब्यौरा रहेगा, उसको मैं मंदिर को दान करता हूँ, वसीयत बना के तो दे दिया। अब वो क्या बोल देता है कि मेरी ये जो सारी संपत्तियां हैं, है ना, सारी संपत्तियां हैं, उसको क्या करना है, उस सारी संपत्ति को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। उसमें बोला गया है कि
कि यहाँ पे मंदिर में एक भवन का निर्माण हो जाए, जिससे आप जो भी लोगों को खाना खिलाओगे, है ना, जो भी लोगों को खाना खिलाओगे उसको वहाँ पे बैठ के खाना खिलाना है, या जो भी सत्संग होगा या कुछ भी होगा धार्मिक कार्य उस भवन में होनी चाहिए। तो वो मंदिर परिसर क्या करेगा, उस लेगेसी, उस वसीयत से प्राप्त अमाउंट को क्या करेगा, वो भवन बनाएगा। किसके लिए, उसमें प्रसंग हो सके, सत्संग हो सके, और लोगों को बैठ के वहाँ पे भोजन खिलाया जा सके, है ना। तो वो भी क्या है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। उस लेगेसी का जो है, उस लेगेसी अमाउंट का क्या हो रहा है, कार्य स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रहा है। तो उसको अपन क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे, अगर कंडीशन दिया है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग जो है एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्टमेंट को देखेंगे, एडजस्टमेंट वाले पार्ट को सीखेंगे कि हमको एडजस्टमेंट किस प्रकार करनी है। देखिए स्टूडेंट, हम एनपीओ हैं, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है, सोशल वेलफेयर का काम, ना कि व्यापार करना, सम प्रोडक्ट को बेचना, है ना। वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम लोग, एनपीओ है तो वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, है ना, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड और एडवांस से रिलेटेड आपको जो है कुछ एडजस्टमेंट दी होती है। उसको आपको बैलेंस शीट में भी कहाँ शो करना है, और जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे शो करना है और कैसे करना है, इसकी जानकारी अभी हम लोग सीखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, करेंट ईयर के बेसिस पे लेना है। क्लियर है, कुछ आउटस्टैंडिंग होंगे, कुछ एडवांस होंगे, उनको हमको कैसे जो है इस एडजस्टमेंट को पास करना है और कहाँ कहाँ पे एंट्री करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम को देखेंगे, है ना। पहले मैं इनकम को समझाता हूँ, फिर एक्सपेंसेस को समझाता हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इनकम नेचर, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनकम। यहाँ पे मैं प्रोफॉर्मा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पर्टिकुलर, ये हमारा इनकम हो गया। अब हमें रिसिप्ट साइड में कुछ इनकम दिए रहते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ रिसीप्ट, ये हमारा कहाँ आ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, सपोज सब्सक्रिप्शन है ना, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन नाम का रिसिप्ट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, वो कहाँ पे आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पे शो होगा, इनकम साइड शो होगा, है ना। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के किस साइड शो होगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड शो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट साइड। इसका सिंगल इफेक्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्लियर है, सिंगल इफेक्ट है। अब उसके बाद इसमें बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है कुछ, है ना, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग at the end of current year। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपने को क्या करना है, प्लस करना है। आपको मैं इस एडजस्टमेंट को ना, आपको जो है मैं इस एडजस्टमेंट को एकदम सरल तरीके से बताने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर आपने उस डायग्राम को समझ लिया तो आपको जो है आउटस्टैंडिंग को कहाँ लेना है, एडवांस को कहाँ लेना है, यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, इन सारी चीज़ों को कहाँ पे लेना है वो जो आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगी। और बैलेंस शीट में उसको क्या करना है वो भी आप लोग जो है समझ जाओगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका हो गया करंट ईयर, ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका एडवांस ईयर। क्लियर है, समझ में आया। ये आपका करंट ईयर हो गया, ये आपका एडवांस ईयर हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग क्या है स्टूडेंट, ये बिगिनिंग है, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग।
और ये वाली जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। प्रीवियस ईयर के एंड में है ना, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है वो करंट ईयर के हिसाब से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और ये वाली क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हम लोग किसका अकाउंट लेंगे, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड डेटा को लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, करंट ईयर से रिलेटेड डेटा को हम लोग जो है लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, करंट ईयर से रिलेटेड डेटा को लेते हैं। अब देखिए ओपनिंग है यानी कि प्रीवियस साल का है ना, प्रीवियस साल का है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वो पीछे की ओर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो कि किसको हमें प्लस करना है और किसको माइनस करना है। ये वाला जो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, वो हमारा प्लस हो जाएगा, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, है ना, करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिलेटेड इनकम से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं बैलेंस शीट में इसको क्या करेंगे स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, मिलना बाकी है, पैसा हमारा है, मिलना बाकी है। मिलेगा तो कभी भी, है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। तो उसको अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। और जो करंट ईयर का एसेट है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बैलेंस शीट भी दो तरह के बनेंगे आपके, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम लोग जब बैलेंस शीट वाले टॉपिक पे जाएंगे तो उसमें हम लोग इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर दिया हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया, उसको अपन इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैलेंस शीट भी इसको क्या करेंगे, एसेट साइड शो करेंगे, एसेट साइड शो करेंगे, है ना। इस करंट ईयर वाले एसेट साइड और प्रीवियस ईयर में इसको अपन एसेट साइड शो करेंगे, क्योंकि पैसा है, आज नहीं तो कल मिलेगा, और वो हमारे लिए इनकम है, तो क्या है, वो एसेट है ना। अब देखते हैं एडवांस। एडवांस भी दिया होगा, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये भी आपको जो है दिया होगा आपके एडजस्टमेंट में। तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग एडवांस, और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग एडवांस। समझ में आया, एडवांस क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया है, हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे करंट ईयर से रिलेटेड चीजों को लेना है। तो देखिए यहाँ पे करंट ईयर में कौन आ रहा है, आपका ओपनिंग एडवांस आ रहा है, और क्लोजिंग एडवांस जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो हमको यहाँ पे क्या कर देना, ओपनिंग जो एडवांस होगा, है ना, यानी एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और क्या कर देंगे, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये है, देखिए स्टूडेंट, हमको जो है एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, एनपीओ के लिए क्या है, वो एक लायबिलिटी है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट के। करंट ईयर वाले को करंट ईयर में लिख देंगे, और प्रीवियस ईयर वाले को प्रीवियस ईयर में लिख देंगे। समझ में आया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है और बैलेंस शीट से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये तो था आपका इनकम। अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, है ना। अब क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंस की बात कर लेते हैं।
मैं थोड़ा परफॉर्मा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चीज़ों को आप समझ जाओगे ना स्टूडेंट, तो आपके लिए ये चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी, है ना। सबसे पहले अमाउंट गिवन पेमेंट होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जो है पेमेंट साइड में जो पेमेंट्स हैं यानी खर्चे हैं वो शो होगा, है ना। किस साइड होता है वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड होता है स्टूडेंट, वो आएगा आपके डेबिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका जो है पेमेंट वो किस साइड दिया रहता है, क्रेडिट साइड। उसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड पूरा हम लोग जो है उसको शो करेंगे। तो वो किस साइड आएगा, आपके डेबिट साइड आएगा। इसका सिंगल इफेक्ट ही होता है ना। अब इसमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, है ना, पेमेंट है तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, है ना। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने जो डायग्राम आपको बताया है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपका एडवांस दिया हुआ है, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे सेम हो रहा था वैसे ही होगा। क्लियर है। अब देखते हैं स्टूडेंट बैलेंस शीट में जो है इसका जो है इफेक्ट कैसे पड़ेगा। एक्सपेंसेस है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी किसी भी साल का हमारा क्या हो स्टूडेंट, खर्चे हो, अगर किसी को देना बाकी है तो वो क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसको क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। लायबिलिटी साइड में करंट ईयर है तो करंट ईयर में, और लायबिलिटी प्रीवियस ईयर में। ये क्यों हो रहा है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको दो बैलेंस शीट बनाना है, एक आपको करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है और एक आपको जो है प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट बनाना है। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनेगा। क्लियर है। उसी प्रकार एडवांस ऑफ एंड एडवांस इट द एंड ऑफ करंट ईयर और एडवांस इट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। हमको क्या है, एडवांस मिल रहा है अमाउंट, तो जिससे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट साइड आ जाएगा। एसेट करंट ईयर और एसेट प्रीवियस ईयर। अब एक चीज को और डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक्स। स्टॉक्स कंज्यूमबल हम लोगों ने जो है ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो हमको क्या है स्टॉक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने जो है अपने घर का जो है राशन खरीदा, है ना, क्या हुआ, मंथ के एंड में वो बच गया, मंथ के एंड में क्या हुआ, बच गया। एक एग्जांपल है, इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपके घर में आप लोगों ने क्या किया, चावल लिया। अब वो चावल जो है ना, क्या होता है, मंथ के एंड में बच जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे, आने वाले मंथ में उसको उपयोग करोगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये किस साइड जाएगा, आगे की ओर जाएगा। और ये करंट ईयर से रिलेटेड कौन है आपका, ओपनिंग स्टॉक, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
ठीक समझ में आया। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, अगर वो बचा है ना, सामान बचा तो हमारे लिए एसेट है, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट। एक आ जाएगा एसेट साइड करंट ईयर वाले में, और एक एसेट आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर वाले में। स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट इस प्रकार हैं। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकती हो, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब हम लोग जो है क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, जिस क्वेश्चन को समझने के बाद आप इन सारी चीज़ों को आसानी से और समझ सकते हैं, और आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 1.70 में दिया हुआ है। फॉलोइंग द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को, है ना, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। देखिए डेबिट साइड, है ना, रिसिप्ट साइड देखिए, टू बैलेंस BD, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू एंट्रेंस फीस, और पेमेंट साइड देखिए सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, है ना, कितना दिया हुआ है, 55,000। सेकेंड दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, एंड थर्ड दिया है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। हमको जो है दिए हुए डेटा से क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो फॉर्मा हो जाएगा आपका, डेबिट साइड आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर रुपीस, और ये हो जाएगा आपका इनकम रुपीस। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रिसीप्ट साइड देखते हैं, है ना। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड देखते हैं। टू सब्सक्रिप्शन 1920 और 2021 हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए। तो यहाँ पे करंट ईयर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, 2020 टू 21, 3,50,000 का, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन। कहाँ से स्टार्ट होगा, बाय सब्सक्रिप्शन। ये हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है ना। मैंने आपको इंट्रो में बताया हुआ रेवेन्यू नेचर का इनकम है सब्सक्रिप्शन, है ना। इससे जो जुड़ी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। क्या बोला गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द एंडेड 31 मार्च 2021 55,000। सबसे पहले इनर ब्रैकेट में लिखेंगे 3,50,000। इससे दी हुई एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, ईयर के एंड में है, तो वो क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 55,000। ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4,05,000 रुपीज, है ना। क्या हो जाएगा, 4,05,000 रुपीज। और क्या हुआ, दिया हुआ देखते हैं, डोनेशन दिया हुआ है, बाय डोनेशन। इससे रिलेटेड कोई भी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 50,000 इसको अपन क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में शो कर देंगे। टू एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, यानी कि बाय एंट्रेंस फीस 80,000।
आउटर कॉलम में शो कर देंगे। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड। पेमेंट साइड में देखिए है ना, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टू सैलरी एंड वेजेस। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का, जो कि आउटस्टैंडिंग है, ईयर के एंड में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1,60,000 इसका दिया हुआ है। इसमें अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, है ना, 40,000, 2 लाख रुपीज आउटर कॉलम में शो कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट। और क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इससे जो रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितना, 35,000। और क्या दिया हुआ है, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है, फिक्स एसेट है, वो नहीं आएगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन लगाना है उस पर हमें कितना, 25%, है ना। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अमाउंट जो दिया हुआ है 3,40,000, है ना, उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन 25% लगाना है, यानी कि 85,000 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना। फिर दिया हुआ टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 24,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका दिया है 32,000। फिर दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हो जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना क्वेश्चन में गिवन है, 65,000। इतनी सारी चीजें जो हैं हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखते हैं स्टूडेंट, आपका क्रेडिट यानी कि इनकम साइड ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये आपका 1,30,000 और 4 लाख, 5,30,000, 5,35,000 हो रहे हैं ना, यानी कि 5,35,000 रुपीज आपका इनकम साइड हो रहा है। और आपका जो एक्सपेंडिचर साइड कम हो रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इनकम साइड वाले से एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू सरप्लस आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अपन एक बार कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, 5,35,000 में हम लोग क्या करते हैं, 2 लाख को माइनस करते हैं, फिर 35,000 को माइनस करते हैं, फिर 85,000 को माइनस करते हैं, फिर 24,000 को माइनस करते हैं, फिर 32,000 को माइनस करते हैं, फिर 65,000 को माइनस करते हैं। आपका कितना आ जाएगा, 94,000 आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सरप्लस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कर देंगे 535,000। क्या आया स्टूडेंट, यहाँ पे इनकम साइड आपका क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था किससे, एक्सपेंडिचर वाले साइड से, तो क्या आ गया, सरप्लस आया। सरप्लस हमारा कितना निकल के आया स्टूडेंट, 94,000, है ना। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आपके पेज नंबर 1.70 में दिया हुआ है ना। इसको आप लोग अच्छे से एक बार फिर से बना के देखिएगा, है ना। आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। हम उससे रिलेट आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वीडियो को बनाएंगे और वहाँ पे जो है हमारे चैनल में उसको अपलोड करेंगे। स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने कलीग्स, अपने स्टूडेंट फ्रेंड लोग के साथ इसको जो है शेयर जरूर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा और उसको क्या कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस जो है आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।